कभी सोचा है, जब हम कोई ऐप चलाते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? आज हम उसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारी पूरी डिजिटल लाइफ को पावर देती है। तो सवाल ये है कि हमारे फेवरेट ऐप्स और वेबसाइट्स ये असल में चलते कैसे हैं। मतलब स्क्रीन पर तो सब कुछ इतना सिंपल दिखता है ना? पर इसके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पावरफुल सिस्टम काम कर रहा होता है। और आज हम बस यही करने वाले हैं। इस पूरे सिस्टम की बुनियाद को एक एक करके समझेंगे कि आखिर क्लाउड में कोई एप्लीकेशन बनता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड के कोर कंप्यूटर की। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसकी नींव में एक कंप्यूटर तो होता ही है। क्लाउड में भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस तरीका थोड़ा अलग है। तो इसकी शुरुआत होती है Amazon EC2 से। अब ये EC2 क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे Amazon के बहुत बड़े डेटा सेंटर से एक कंप्यूटर किराए पर ले लिया हो। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब चाहे छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक कंप्यूटर तो आ गया, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हज़ारों लाखों लोग एक साथ ऐप पर आ गए तो क्या होगा? एक अकेला कंप्यूटर ये सारा का सारा लोड कैसे संभालेगा? और यहीं पर एंट्री होती है लोड बैलेंसर की। ये बिल्कुल एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है। इसका काम है ये देखना कि कहीं ट्रैफिक जाम न लग जाए। तो ये क्या करता है, जितनी भी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं उन्हें अलग अलग सर्वरों में बराबर बराबर बांट देता है। और एक और मज़ेदार बात, हर तरह के ट्रैफिक के लिए एक ही लोड बैलेंसर नहीं होता। जैसे जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो बड़ा स्मार्ट है, वो रिक्वेस्ट के अंदर झांक कर समझता है कि क्या करना है। और दूसरी तरफ है नेटवर्क लोड बैलेंसर, जो स्पीड का किंग है, मतलब कितना भी भारी ट्रैफिक हो ये संभाल लेता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोड बैलेंसिंग क्यों इतनी ज़रूरी है। सोचिए, इसके बिना क्या होगा? कोई बड़ी सेल चल रही है और अचानक से वेबसाइट क्रैश हो जाए, ठीक उसी समय जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सही वर्चुअल मशीन चुनने की। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे हर काम के लिए एक ही टूल सही नहीं होता, वैसे ही हर ऐप के लिए एक ही तरह का वर्चुअल कंप्यूटर फिट नहीं बैठता। AWS में ना अलग अलग तरह के EC2 इंस्टेंस मिलते हैं। एक होते हैं जनरल पर्पस, जो वेब सर्वर जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए एकदम बैलेंस्ड होते हैं। और फिर आते हैं एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग वाले इंस्टेंस। इनमें खास हार्डवेयर होता है, जैसे कि GPU, जो AI या साइंटिफिक रिसर्च जैसे भारी भरकम कामों के लिए बने हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हम सब यही मानते हैं ना कि जो भी नया है वो बेहतर ही होगा, है ना? पर क्या क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में भी ये बात सच है? और जवाब है हमेशा नहीं। ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। पता चला है कि वेक्टर सर्च जैसे एक बहुत स्पेसिफिक काम के लिए पुराना ग्रेविटॉन 3 प्रोसेसर नए ग्रेविटॉन 4 से भी अच्छा परफॉर्म करता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटॉन 3 के जो रजिस्टर्स हैं वो ज़्यादा चौड़े हैं, तो वो एक बार में ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर पाते हैं। इससे एक बात तो साफ है, सही काम के लिए सही टूल चुनना कितना ज़रूरी है। तो ठीक है, हमारे पास कंप्यूटिंग पावर भी हो गई और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी, लेकिन अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, डेटा का क्या? आखिर किसी एप्लीकेशन का सारा डेटा स्टोर कहाँ होता है? यहाँ पे हमारे पास दो मेन ऑप्शन हैं। पहला है इंस्टेंट स्टोर। ये बहुत तेज़ होता है लेकिन ये टेम्पररी है, मतलब सर्वर बंद तो डेटा भी गायब। और दूसरी तरफ है अमेज़न EBS, जो परमानेंट है, टिकाऊ है। यहाँ डेटा तब भी सेफ रहता है चाहे सर्वर बंद ही क्यों ना हो जाए। EBS को ना अपने वर्चुअल कंप्यूटर के लिए एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जैसा समझ सकते हैं, जिसे कभी भी लगाया कभी भी हटाया जा सकता है और डेटा हमेशा सेफ रहता है। ये उन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, जैसे कि यूज़र अकाउंट्स या किसी प्रोडक्ट की लिस्ट। एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर EBS न हो तो हर बार सर्वर के रीस्टार्ट होने पर सारा का सारा यूज़र डेटा हमेशा के लिए उड़ जाएगा। मतलब कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब तक हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए, लेकिन इन सब के नीचे एक सीक्रेट सॉस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस पूरे सिस्टम को तेज, सिक्योर और एफिशिएंट बनाती है। और इसका नाम है AWS नाइट्रो सिस्टम। ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर और फर्मवेयर का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। Amazon ने इसे वर्चुअलाइजेशन को बिल्कुल नए तरीके से बनाने के लिए डिज़ाइन किया है। और पता है, 2018 से लॉन्च हुए हर नए EC2 इंस्टेंस की नींव यही है। अब ये नाइट्रो सिस्टम काम कैसे करता है? इसके 3 मेन हिस्से हैं।
खास नाइट्रो कार्ड्स हैं जो नेटवर्किंग और स्टोरेज जैसे काम संभालते हैं। इससे मेन प्रोसेसर फ्री रहता है। फिर एक सिक्योरिटी चिप है जो ये पक्का करती है कि सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, और इसका जो हाइपरवाइजर है वो इतना हल्का है कि परफॉर्मेंस लगभग वैसी ही मिलती है जैसे बिना वर्चुअलाइजेशन के मिलती है। तो इसका असली फायदा क्या हुआ? बस 2 शब्द याद रखिए, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस। नाइट्रो को इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी इंसान, यहाँ तक कि अमेज़न का कोई एम्प्लॉई भी, सर्वर पर रखे कस्टमर डेटा को देख नहीं सकता। ये चीज़ इसे सुपर सिक्योर बना देती है। तो चलिए अब सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने शुरुआत की एक वर्चुअल कंप्यूटर यानी EC2 से, फिर ट्रैफिक संभालने के लिए एक ट्रैफिक पुलिस यानी लोड बैलेंसर लगाया, काम के हिसाब से सही टूल यानी इंस्टेंस टाइप चुना, डेटा के लिए एक परमानेंट फाइल कैबिनेट यानी EBS का इस्तेमाल किया, और इन सबको एक बहुत ही मजबूत और सिक्योर फाउंडेशन यानी नाइट्रो सिस्टम के ऊपर बनाया। और बस ये है एक AWS एप्लीकेशन का पूरा ढांचा। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, ये बहुत ही पावरफुल और फ्लेक्सिबल हैं। और ये सोचना सच में बहुत एक्साइटिंग है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके डेवलपर्स आगे और क्या-क्या कमाल की चीजें बनाने वाले हैं।